Dear students, today's our topic is somatic hybridization. It is also called as fusion of protoplast. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के फर्स्ट पार्ट प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और कल्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? द प्रोटोप्लास्ट इज ए नेकेड सेल, और इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, सेल वॉल रहित प्लांट कोशिका को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. इन प्रोटोप्लास्ट को जब कल्चर मीडिया पर ग्रो किया जाता है या कल्चर किया जाता है तो इस प्रोसेस को प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं. किसी भी प्लांट सेल्स में सेल वॉल को हटाकर प्रोटोप्लास्ट प्राप्त किया जा सकता है, जिसके दो मेथड हैं, मैकेनिकल और एंजाइमेटिक प्रोसेस. जबकि एनिमल सेल या जंतु कोशिका में प्राकृतिक रूप से ही प्रोटोप्लास्ट होती है, क्योंकि उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है. द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड प्लांट थ्रू द फ्यूजन ऑफ सोमेटिक प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट स्पीसीज और वेराइटी इज कॉल्ड एज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. या इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट की सहायता से डिज़ायर क्रोमोसोम्स या जीन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट की कोशिकाओं में प्रवेश कराया जा सकता है. इसे ही हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहते हैं. और इस प्रोसेस के द्वारा ये उन हाइब्रिड्स का उत्पादन करता है जो कि सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते. इस प्रकार सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भविष्य में बहुत ही संभावनाओं के विकसित होने का एक अनुमान है, जो कि मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को क्रांतिकारी रूप से प्रभावित करेगी. इससे संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. 1880 में हैंस्टीन ने प्रोटोप्लास्ट शब्द का गठन किया था. इसी तरह से 1882 में क्लेरकर साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए मैकेनिकल मेथड की खोज की थी. 1960 में ईसी कोचिंग ने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए एंजाइमेटिक मेथड की खोज की थी. इसी तरह से 1981 में जिमरमैन व शुरिक, इन दोनों साइंटिस्टों ने प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन हेतु विद्युत क्षेत्र का भी इस्तेमाल किया था. अब हम पढ़ेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है. आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिजायर स्पीसीज वेराइटी, identification and selection of somatic hybrid cell, culture of hybrid cell, and then last fifth is regeneration of hybrid cell. तो सबसे पहले हम लेते हैं टेक्निक ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर. प्रोटोप्लास्ट कल्चर को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. Second, culture of isolated protoplast. Third, protoplast or fusion of protoplast. Fourth, the third is fusion of protoplast or somatic hybridization. Then fourth is कल्चर ऑफ फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट, और उसके पश्चात हाइब्रिड प्लांट्स जो है वो प्राप्त होगा. आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द लीव्स. द लीव्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड. स्टेप्स आर 1,
sterilization of leaves. The second, removal of epidermal cell layer. The third, treatment with enzymes. फोर्थ, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. और जब प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाएगा तो उसके बाद में प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड देन वायबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लास्ट. आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जैसे कि पूर्व में भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी लीव्स की म्यूजोफिल सेल्स का जो प्लांट टिश्यू है उससे हम प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट कर सकते हैं. और आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट के दो मेथड हैं. नंबर 1 मैकेनिकल मेथड एंड द सेकंड इज एंजाइमेटिक मेथड. तो फर्स्ट हम लेंगे मैकेनिकल मेथड. जैसे कि पूर्व में भी आपको मैंने बताया, क्लेरिकल इन 1982 इन्होंने आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट के लिए मैकेनिकल मेथड की खोज की थी. मैकेनिकल मेथड एक पारंपरिक मेथड है और इसमें क्या करते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट है उसको सेपरेट करने के लिए सबसे पहले प्लांट टिश्यू को स्वच्छ या साफ पानी से धो लिया जाता है और धोने के बाद उसे हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए रखा जाता है, जिससे उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो प्लाज्मोलाइट हो जाता है. उसके पश्चात तेज धार वाले चाकू से सेल वॉल पर या मिडिल लेमिना पर लगाकर उसे पुनः डाइल्यूट सॉल्यूशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है. इससे कटी हुई कोशिकाओं के सिरे प्रोटोप्लास्ट में प्रसारित हो जाते हैं और ये प्रोटोप्लास्ट जो है ये सॉल्यूशन में बाहर की तरफ खिसक जाते हैं. इस मेथड के द्वारा वैक्यूल युक्त प्लांट टिश्यू जो है वो ज़्यादा उपयुक्त रहता है. In mechanical method, the use of vacuolated cells like onion bulb, scales, radish and beetroot tissues, lower yield of protoplast, laborious and tedious process, low protoplast viability, and the last is restricted to tissue having a large vacuolated cells. यानी प्रोटोप्लास्ट की इसमें व्यापक क्षति होती है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स संख्या में कम प्राप्त होते हैं. मेरिस्टेमेटिक सेल्स और वैक्यूल्स युक्त कोशिकाएं जो है वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है. इसमें मेहनत भी अधिक लगती है. एंड द सेकंड इज एंजाइमेटिक मेथड. एंजाइमेटिक मेथड की खोज इसी कोकिंग ने 1960 में की थी और वर्तमान में ये मेथड ही मेन रूप से आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट के लिए काम में लिया जाता है. सी द चार्ट ऑफ एंजाइमेटिक मेथड. आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द रूट टिप ऑफ टोमेटो मीन्स लाइकोपर्सिकॉन एस्क्युलेरिनिम. इस मेथड में विभिन्न प्रकार के टिश्यूज काम में लिए जा सकते हैं. हालांकि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए सबसे उपयुक्त ऑर्गन लीफ ही मानी जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त रूट मेरिस्टेमेटिक सेल, कैलस, इनके प्रोटोप्लास्ट भी
प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी भी प्लांट की हेल्दी लीफ लेकर सबसे पहले उसे टैप वाटर से वॉश कर लिया जाता है। वॉश करने के बाद 70% अल्कोहल में 2 मिनट तक व 2% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 30 मिनट तक स्टरलाइज कर लेते हैं। इस प्रकार स्टरलाइज लीफ को फिर 4 to 5 टाइम्स डिस्टिल वाटर से बार बार वॉश किया जाता है और इसकी लोअर सरफेस, जिसे कि हम वेंट्रल सरफेस भी कह सकते हैं, इस वेंट्रल सरफेस को किसी भी फोर्सेप की सहायता से छीलकर हटा लिया जाता है और हटाने के बाद इस हेल्दी लीफ के जो टिश्यूज़ हैं वो आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट में काम में लिए जा सकते हैं। अब इन लीव्स के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और टुकड़े करने के बाद इसे एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा उपचारित किया जाता है। एंजाइमेटिक प्रोसेस में मैक्रो एंजाइम्स यानी कि सेलुलेज व पेक्टेनेज एक साथ उपचारित किए जाते हैं। अब इस उपचार या ट्रीटमेंट से एक एंजाइम मिश्रण 0.5% पेक्टिनेज, 2% सेलुलेज तथा 13% सॉर्बिटॉल या मैनिटोल के रूप में दिया जाता है और फिर इसका पीएच 5.4 to 6 के करीब रखा जाता है। अब क्या होता है कि ये जो लीव्स के पार्टिकल्स हैं या सेगमेंट्स हैं, उनको उपयुक्त जो मिश्रण है जो कि हमने बनाया है, जिसे हम मैक्रो एंजाइम्स कहते हैं, इस मिश्रण में 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 16 से 18 घंटे तक रखा जाता है या फिर अप टू 20 आवर्स तक रखा जाता है। एंजाइम्स सेल वॉल को अवकृत करते हैं और मैनिटोल एक ऑस्मोमेटिकम का कार्य करते हुए प्रोटोप्लास्ट के आकार को बनाए रखते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि इस सॉल्यूशन में 50 to 100 ml कैल्शियम क्लोराइड भी डाल देते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्थिरता को बनाए रखने का काम करते हैं। दिए गए चार्ट में एंजाइमेटिक प्रोसेस के स्टेप्स के बारे में बताया गया है। अब आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफिकेशन के 2 स्टेप्स होते हैं, सेडिमेंटेशन एंड फ्लोटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसके साथ ही काफ़ी मात्रा में कोशिका का डिवेरिज या मलबा भी उपस्थित होता है। तो प्रोटोप्लास्ट का जो मिश्रण है उसको सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो कोशिकाओं के टुकड़े हुए भाग या टूटे हुए भाग जो हैं वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। इन्हें पाइप से हटा दिया जाता है और ये प्रोसेस बार बार किया जाता है, जिससे कि प्रोटोप्लास्ट प्यूरिफाई हो जाता है और टेस्ट ट्यूब में प्रोटोप्लास्ट पिलेट्स के रूप में सेपरेट हो जाती है। उसके बाद में फ्लोटेशन प्रोसेस किया जाता है। ये जो प्रोसेस है ये इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि इसमें प्रोटोप्लास्ट का घनत्व अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा कम होता है।
तो हम क्या करते हैं कि इस मेथड में जो अशुद्ध प्रोटोप्लास्ट है उसमें मैनिटोल 13% या फिर सॉर्बिटल का सॉल्यूशन मिलाकर उसको हिलाते रहते हैं। प्रोटोप्लास्ट हल्के होने के कारण ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, जबकि कचरा या अपशिष्ट पदार्थ या डीबरीज जो होती है सेल्स की, वो नीचे तली में बैठ जाता है। इस मेथड में शुगर का सॉल्यूशन जो है वो प्रवणता के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह से हम प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन सेडिमेंटेशन के द्वारा और फ्लोटेशन के द्वारा कर लेते हैं, जिससे प्यूरिफाइड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। प्रोटोप्लास्ट की वायबिलिटी टेस्ट करने के पश्चात फिर हम आइसोलेटेड जो प्रोटोप्लास्ट है उसका कल्चर करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट का कल्चर किस तरह से किया जाता है, इसमें कौन कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे।